हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। करंट अफेयर सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, समीक्षा अधिकारी, आरओ या रिव्यू ऑफिसर और सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ठीक है, या एआरओ, और उसके बाद यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 2024, इनके लिए करंट अफेयर सीरीज का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। हम 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन लोग जो है 50-50 क्वेश्चन के 3 वीडियो हैं, 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस सीरीज में हम 151 से लेके 200 तक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बता चुका हूं आपको कई बार कि ये जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है करंट अफेयर्स का। जो प्रीवियस एग्जाम्स का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके रिगार्डिंग, उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आपकी तैयारी को ये क्या करेंगे, एक बूस्टर का काम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन और इस सीरीज के 151वें क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए निम्न में से किसे एक पोल आइकन के रूप में चुना है? ऑप्शंस हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मंजम्मा जोगती, मानवी बंदोपाध्याय और गौरी सावंत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये भारतीय चुनाव आयोग ने मंजम्मा जोगती को जो है वो ट्रांसजेंडर हैं, इनको पहली बार पोल आइकन के रूप में इनको जो है चुना हुआ है। ये पहली बार किया हुआ है। ये एक थिएटर एक्ट्रेस, गायकी, नर्तकी, जोगथी नृत्य करती हैं। ये दक्षिण कर्नाटक का ये लोक नृत्य है। इन सब विधाओं में ये जो है पारंगत है और वर्ष 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है ये। ठीक, नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। ऑप्शन है मार्कस ट्रॉयजो, डिल्मा रूसेफ, अजय बंगा और सना मिरेला मरीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये डिल्मा रूसेफ जो है ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनको इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है वो नया अध्यक्ष चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही ब्रिक्स बैंक्स के नाम से जाना जाता है और ब्रिक्स में जो देश शामिल हैं वो सारे जो हैं देशों ने इसको स्थापित किया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने इनको स्थापित किया है। ये एक वित्तीय संस्थान के रूप में इन देशों के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली और पेरिस। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में ये पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन 22 से 24 मार्च 2023 के बीच में किया गया है। इसकी जो थीम है वो वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसकी थीम है। बाकी और डिटेल्स जो है वो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको डिस्कस करके वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी डाटा के अनुसार शहरी अल्पसंख्यकों को घर देने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? जो अर्बन जो है माइनॉरिटीज हैं उनको घर देने में सबसे आगे महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये अर्बन माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा घर देने में जो है वो उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के बीच में कुल 3,48,884 घर जो है वो शहरी अल्पसंख्यकों को देकर शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त किया है। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसके दो एलिमेंट है, शहरी और ग्रामीण। तो शहरी योजना के तहत। ठीक, नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? ऑप्शन है कृष्ण प्रकाश, मिहिर सेन, मिलिंद सोमन और गौरवी सिंघवी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये कृष्ण प्रकाश जी जो है इन्होंने जो है ये प्रसिद्ध तैराकी मार्ग को विपरीत दिशा में, ठीक है, मतलब फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने जो है पार किया है। 5 घंटे और 26 मिनट में इन्होंने ये 16.20 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसके अलावा कृष्ण प्रकाश जी जो हैं ये आयरन मैन ट्रायथलॉन को भी इन्होंने पूरा किया हुआ है, जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण खेल आयोजनों में से एक है, जिसमें क्या है प्रतिभागियों को करीब 3.8 किलोमीटर की तैराकी करनी होती है, 180.2 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है और 42.2 किलोमीटर इसको दौड़ के जो है पूरा करना होता है। और सारा कुछ जो है वो 16 से 17 घंटों में इसको कंप्लीट करना होता है। इसको आयरन में ट्रायथलॉन बोला जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने देश की प्रथम क्लोन गिर गाय की बछिया पैदा करने में सफलता हासिल की है।
किस बछिया का नाम है? गाय का जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको बछिया बोलते हैं, जो फीमेल ऑफस्प्रिंग होता है उसको बछिया बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम बताना है। यमुना, गंगा, कामधेनु और रश्मि। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये बछिया का नाम जो है वो गंगा रखा गया है और ये भारत की पहली क्लोन बछिया है, जबकि दुनिया की ये दूसरी है। ठीक है, इसने 16 मार्च 2023 को एनडीआरआई में जन्म लिया हुआ है और इसमें क्या किया गया है, साहीवाल नस्ल की गाय के अंडाणु और गिर के डीएनए का प्रयोग करके जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पुलिस का अनुपात सबसे कम किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये बिहार राज्य में जो है वो पुलिस का प्रति 1 लाख जनसंख्या पर जो अनुपात है वो सबसे कम है। ये जो डेटा है ये पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों पर है, जिसमें बिहार में जो है प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 75.16 पुलिसकर्मी हैं, जबकि अगर स्वीकृत संख्या की बात की जाए तो स्वीकृत जो है वो 115.08। ठीक है, तो आप यहीं से देख लीजिए करीब 30 पुलिसकर्मी जो है वो प्रति लाख जनसंख्या पर ऑलरेडी कम है। दूसरा स्थान जो है अगर और बात करें तो बंगाल में जो है वो 75.16 स्वीकृत है। यहाँ भी अभी 115 जो है वो स्वीकृत है और जो उपस्थिति है वो 75.16 है। उत्तर प्रदेश में जो है वो 133 अभी उपलब्ध है, जबकि स्वीकृत जो है वो 181 है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर 196.23 जो पुलिसकर्मी हैं स्वीकृत हैं, जबकि जो वर्तमान स्थिति है वो एकमात्र 152 पुलिसकर्मी जो है वो उपलब्ध है प्रति लाख जनसंख्या पर। नेक्स्ट है, 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की और आईआईटी मद्रास। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ये आईआईटी मद्रास के छात्रों ने, वहां के जो है शोधकर्ता हैं, उन्होंने एक 3D पेपर बेस्ड जो है एक पोर्टेबल उपकरण तैयार किया है, जिसके द्वारा क्या है, जो ही इनमें मिलावट जो होती है, ठीक है, दूध में जो मिलावट होती है और दूध के अलावा अन्य तरल हैं, जैसे जिसमें पानी भी है, ताजा जूस है, मिल्क शेक है, इन अन्य तरलों में अगर किसी तरह की जो है वो मिलावट की गई है, जिसमें यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक सहित जो मिलावट करने वाले एजेंट हैं, इसको क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। केवल 30 सेकंड में इसका पता लगाया जा सकता है और सिर्फ 1 मिलीलीटर नमूना इसके लिए पर्याप्त है। 1 मिलीलीटर नमूना से ही ये पता लगा लेंगे कि इस जो है तरल में किस तरह की मिलावट की गई है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है आईआईटी मद्रास का और ये आम जनता के लिए भी जो है वो बहुत फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP नामक योजना किस आयु वर्ग के लोगों को लक्षित करती है, टारगेट करती है? 6 वर्ष से 15 वर्ष, 8 वर्ष से 15 वर्ष, 15 वर्ष या उससे अधिक, 6 से 12 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये जो NILP योजना है ये 15 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों को जो है टारगेट करती है। ये योजना जो है वो वित्त वर्ष 2022-23 से 26-27 के बीच में जो है रन करेगी। इसमें क्या है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों को कवर करना है। ये 5 करोड़ से भी अधिक संख्या हो सकती है। ऐसे इलिटरेट जो पीपल हैं उनको क्या है, कवर करना है और उनको लिटरेट करना है, उनको शिक्षा से जोड़ना है। ठीक है, इस योजना के जो 5 घटक हैं वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। बाकी जो भी हम लोग ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये आपको PDF फॉर्म में भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए ये हमारा संस्थान का टेलीग्राम जो है वो उसका यूजर नेम है, व्हाट्सएप का भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पे हमें मैसेज करके पिन कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे कि आपको किस तरह से ये PDFs मिल जाएंगे। ये सारा डेटा उसमें एज इट इज आपको मिल जाएगा। ये PDFs जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है, आप मोबाइल पे इजीली पढ़ सकते हैं। इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको ये फॉन्ट वगैरह जो है वो काफी बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो पढ़ने में आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, रोहिणी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? ओबीसी के आरक्षण से, ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण से, मौलिक कर्तव्यों के लिए और पंचायती राज के लिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है
उनके भीतर सब क्लासिफिकेशन के लिए ये आयोग का गठन किया है। गठन हुआ था इसका अनुच्छेद 340 के तहत। 2 अक्टूबर 2017 को भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से इसका गठन हुआ है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है जी रोहिणी जो है वो इसकी अध्यक्ष है। और ये इसलिए चर्चा में है बिकॉज इसका जो टेन्योर है वो कई बार बढ़ाना पड़ा है और इसकी रिपोर्ट जो है वो टाइम से नहीं आ पाई, इसलिए हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है, यूरोपियन यूनियन द्वारा कांगड़ा चाय को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? असम, कर्नाटक, हिमाचल और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये कांगड़ा चाय जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसकी जो औसत वार्षिक पैदावार है वो करीब 10 लाख किलोग्राम है। इसकी विशेषता है कि इस चाय में किसी प्रकार का रंग नहीं आता है। नॉर्मली आप जो चाय की पत्ती पानी में डालते हैं तो लाल रंग आता है, इस कांगड़ा चाय में रंग नहीं आता है। ठीक है, एक एडिशनल फैक्ट है कि पालमपुर को उत्तर भारत की चाय राजधानी, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की चाय कैपिटल, टी कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, WHO द्वारा अप्रैल 2023 में किन दो देशों को मलेरिया मुक्त देशों के रूप में प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन है अजरबैजान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। ये दो देश हैं जिनको WHO द्वारा अप्रैल 2023 में मलेरिया मुक्त जो है वो घोषित किया है और इनका जो WHO का प्रमाणन है वो किसी देश की मलेरिया मुक्त स्थिति को आधिकारिक मान्यता देता है। ऑफिशियल जो है इसको अथॉरिटी ग्रांट करता है। ये मान्यता WHO द्वारा कब दी जाती है? जब उस किसी देश में पिछले कम से कम 3 लगातार वर्षों में देश भर में क्या हुए हो, मलेरिया संचरण जो है वो बाधित हुआ हो। मच्छरों द्वारा मलेरिया संचरण अगर बाधित हुआ है तभी WHO देता है। ठीक है, भारत ने क्या किया है, लक्ष्य दिया है कि वर्ष 2027 तक भारत जो है वो मलेरिया मुक्त देश हो जाएगा और 2030 तक मलेरिया का पूरी तरह से उन्मूलन इसमें हो जाएगा। ठीक है, भारत के भीतर ये भारत का लक्ष्य है। ठीक, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में सेरी कल्चर या रेशम कीट पालन मेले का उद्घाटन किया है? ये यूपी के स्पेशल क्वेश्चंस ये इसलिए हैं बिकॉज हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए यूपी का जितना भी करंट है वो सब हमने इसमें इंक्लूड किया है। ऑप्शन है लखनऊ, बनारस, गोरखपुर और अंबेडकर नगर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये गोरखपुर में ऐसे मेले का जो है उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद भारत की कुल खेती योग्य भूमि का करीब 11% भाग जो है हिस्सा जो है यूपी में है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का योगदान जो है वो 20% है। उत्तर प्रदेश में 9 जलवायु क्षेत्र आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है, बिकॉज ये कई बार पूछा जाता है ऐसे भी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जलवायु क्षेत्र आते हैं। तो 9 जलवायु क्षेत्र आते हैं, कई बार इनका नाम भी पूछ लेता है। इसमें जब जीएस की सीरीज हम आपको स्टार्ट करेंगे, उसके वीडियोस भी प्रिपेयर हो रहे हैं, वो धीरे धीरे आना स्टार्ट होंगे, तो उनमें आपको ये जीएस का जो एरिया होगा उस एरिया में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा अभी पीएम ने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की जो घोषणा की है, तो एक पार्क हरदोई में भी लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश का। तो ये रिलेटेड है, चूंकि यूपी की परीक्षा है तो यूपी का जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो सकता है करंट से रिलेटेड वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ उत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 1000, 1200, 1300 और 1500। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये 1000 शहरों को क्या है, कचरा मुक्त रखने का जो है 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना जो है केंद्रीय शहरी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसके अलावा शहरी भारत जो है वो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको इसमें 3 है, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस। तो ये उनकी डेफिनेशन लिखी है। ओडीएफ क्षेत्र जो होते हैं उसमें दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है। अगर ऐसा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, ओडीएफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है ओडीएफ प्लस। तो ओडीएफ प्लस में ओडीएफ का जो लक्ष्य है वो तो शामिल होगा ही। अगला क्या हो जाएगा, अगर दिन के किसी भी समय
एक भी व्यक्ति खुले में शौच और पेशाब करते नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय जो हैं वो कार्यात्मक हैं। अगर ये स्थिति आ जाती है, ओडीएफ प्लस हो जाएगा। उसके बाद ओडीएफ प्लस प्लस लिखा है, तो जो ओडीएफ प्लस के सारे टारगेट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे और जो इसमें अतिरिक्त हैं वो पूरे आप कर लोगे, तब आपको ओडीएफ प्लस प्लस का दर्जा मिलेगा। ये बाकी डिटेल आप जो है वो पीडीएफ के माध्यम से देख लीजिएगा। इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप से आप हमें कांटेक्ट करके ले सकते हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने पेम्ब्रोलिजुमाब, ठीक है, इसको क्रीटूड्रा भी बोलते हैं, दवा को बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दे दी है। इस दवा का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह, रक्तचाप, मधुमेह को डायबिटीज बोलते हैं, रक्तचाप को ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कैंसर और अल्जाइमर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये कैंसर की दवा है पेम्ब्रोलिजुमाब, ठीक है, या इसको कीट्रूडा भी बोलते हैं। ये दवा से बुनियादी सीमा शुल्क से जो है छूट दे दी है। ये छूट जो है वो 1 अप्रैल 2023 से इसको जो है लागू हो गई है। इसमें 0% जो है टैक्स लगेगा, लेकिन इसकी शर्त ये है कि व्यक्ति क्या करेगा, इसको निजी उपयोग के लिए आयातित करेगा, ठीक है। ये कैंसर के जो बीमार व्यक्ति हैं वो उसका उपयोग करना चाहते हैं तो ये उसके लिए आयातित कर सकते हैं, उस पर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। जबकि क्या होता है, आमतौर पर दवाओं पर जो सीमा शुल्क है वो करीब 10% है और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उन पर करीब 5% या कई बार 0% का टैक्स भी जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो दुर्लभ रोग हैं उनके लिए औषधियों के अलावा खाद्य सामग्रियां, अगर किसी बीमारी में आपको कोई स्पेशल फूड की जरूरत है, डॉक्टर इसको रिकमेंड करता है, तो वैसी खाद्य सामग्रियां भी आप आयातित कर सकते हैं। सरकार उस पर भी आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेगी, ठीक है, लेकिन ये डॉक्टर से रिकमेंडेड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नासा के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी या सिमुलेटेड मून सॉइल से सफलतापूर्वक किस गैस का निष्कासन किया है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये ऑक्सीजन गैस का जो है इससे सिमुलेटेड मून सॉइल से अभी निष्कासन किया है। और इसके निष्कासन का महत्व इसलिए भी है कि अगर चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव मिशन भेजे जाते हैं तो इस तरह की जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का उपयोग उन एस्ट्रोनॉट्स द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा या चंद्र यात्रियों द्वारा किया जा सकता है और वो मिशन जो है वो लंबे किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ये ऑक्सीजन है, ये परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रणोदक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप रिकवरी वाले व्हीकल्स भेजते हैं जो टू वे ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो आपको जो है प्रणोदक की मात्रा कम भेजनी होगी, क्योंकि वहां से जो ऑक्सीजन निकाली गई है उसका उसमें उपयोग किया जा सकता है। तो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है वो महत्वपूर्ण डिस्कवरी है, ठीक। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शंस के लेखक हैं शशिकांत दास, नारायणन बाघुल, एस जयशंकर और डॉक्टर मनसुख मंडविया। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ये नारायणन बाघुल जी जो हैं इन्होंने ये पुस्तक लिखी है रिफ्लेक्शंस, ठीक है। ये बैंकर हैं, ठीक है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और ये पुस्तक जो है वो भारत के वित्तीय परिदृश्य का ज्वलंत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो कोविड का टाइम रहा है, उस टाइम पे लोगों ने जो है वो भारत की आर्थिक स्थिति को क्या है बहुत वैसा बताया हुआ था कि भारत के लिए जो है वो आगे दिशा जो है वो बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन जो सरकार की नीतियां रही हैं, जिस तरह से सरकार ने कार्य किया है और जो जनता ने जिस तरह से इसमें जो है अपनी भागीदारी दी है, तो कोविड से जो है वो देश आसानी से बाहर भी निकला है और अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से आगे भी बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये पुस्तक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने 30 अप्रैल 2023 को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को संबोधित किया। यह कार्यक्रम कब से आयोजित किया जा रहा है? अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2015, अक्टूबर 2016 और अक्टूबर 2000, यहाँ पे सॉरी ये 16 दो बार आ गया है, 17 होना चाहिए था, अक्टूबर 2017। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये मन की बात कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री का, ये अक्टूबर 2014 से ही चल रहा है। इसका जो शुरुआत हुई थी वो 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी, ठीक है। और ये सरकार का क्या है, नागरिक पहुंच कार्यक्रम, जो सिटीजन अप्रोच है, सिटीजन सेंट्रिक
अप्रोच है गवर्नमेंट की, उस तक पहुंच का जो है एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। प्रधानमंत्री जो है वो डायरेक्टली इसके थ्रू क्या है, लोगों को उनकी क्या योजनाएं हैं, देश को लेके किस तरह का उनका एजेंडा है, उसके बारे में ये डायरेक्टली बताते हैं। ये प्रोग्राम जो है वो करीब 22 भारतीय भाषाओं में और 29 बोलियों के अलावा जो है ये फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली सहित 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। 22 भाषाएं, 29 बोलियां और 11 विदेशी भाषाएं, इतने तरह से ये कार्यक्रम जो है वो प्रसारित किया जाता है। और इस 100वें एपिसोड के प्रसारण के उपलक्ष्य में सरकार ने एक 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया है। ठीक है, जो टोकन करेंसी है 100 रुपए का जो सिक्का है वो भी इन्होंने जारी किया है। मेमोरियल कॉइन्स जिनको बोलते हैं वो सरकार ने जारी किया है। नेक्स्ट है, पिछले 110 सालों में हरियाणा में पहली बार बाघ या टाइगर कहां देखा गया है? ऑप्शन है अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और करनाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये हरियाणा के यमुनानगर में जो है वो 110 साल बाद, लास्ट टाइम जो टाइगर दिखा था हरियाणा में 1913 में दिखा था। 1913 के बाद अभी 2023 में हरियाणा के यमुनानगर जिले के कालेसर नेशनल पार्क में टाइगर देखा गया है। ठीक है, ये थोड़ी सी डिटेल्स कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। ये 2003 में स्थापित हुआ था, हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये उद्यान जो है, इसी उद्यान में एक कालेसर महादेव का मंदिर भी है, उसी मंदिर के नाम पर इसका जो है नाम कालेसर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। उद्यान में मुख्य रूप से तेंदुए, पैंथर, हाथी और लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी सी डिटेल हो गई। नेक्स्ट है, आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आईएसएसएफ जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, इसकी विश्व कप चैंपियनशिप शॉटगन का ऑप्शन है अबू धाबी, काहिरा, दुबई और कुवैत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये आयोजन जो है वो मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन किया गया है। और इस आयोजन के दौरान भारत की जो जोड़ी है मेराज अहमद खान और गनीमत सेखों की, इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने फाइनल में जो है वो मैक्सिको के लुइस राउल गेलार्डो, ओलिवरोस और गैब्रियल रॉड्रिग्स को जो है हराकर ये पदक जीता हुआ है। इसके अलावा गनीमत सेखो जो है, इनके लिए मिश्रित टीम स्पर्धा में ये दूसरा स्वर्ण पदक था। साथ ही चौथा इनका जो है वो वरिष्ठ विश्व कप पदक इनका था। ठीक है, तो ये काहिरा में जो है भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला सुनाया कि वह विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के मामले में विशेष शक्तियों का उपयोग करके तलाक दे सकता है। यह शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 141, 142, 143 और 144। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये 142 अनुच्छेद के अधीन जो शक्तियां हैं उसका उपयोग करते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि वो वैसे मामलों में विशेष शक्तियों का उपयोग करके तलाक दे सकता है। ये इसके बारे में सारी डिटेल है, काफी सारी हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट करके वहां से आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा, उसमें ये सारी डिटेल आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष जोड़ी सात्विक और चिराग, ये सात्विक चिराग की जोड़ी है, इन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य और कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये सात्विक चिराग ने जो है वो इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ वो दुबई में हुआ। ठीक है, और इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली पुरुष युगल जोड़ी है। ठीक है, फर्स्ट मेंस की जो है ये जोड़ी है। ठीक है, इन्होंने फाइनल में क्या है, मलेशिया के प्लेयर्स को जो है इनका नाम लिखा है, होंग यू सिन और टियो ई यी को हराकर ये पदक इन्होंने जीता हुआ है। इसके पहले टूर्नामेंट में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था वो वर्ष 1971 में रहा था, जब भारत ने उसमें कांस्य पदक जीता था। ठीक है, इसके अलावा दिनेश खन्ना जो है, इन्होंने 1965 में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक भी इस प्रतियोगिता में जीता था। ये मिक्स्ड मेंस का जो मिक्स्ड है उसमें स्वर्ण पदक जो है वो पहली बार भारत ने जीता। ठीक है, के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। ऑप्शन है सचिकांत दास, अजय वंगा, मासात्सुगु अस्कावा और डिल्मा रूसेफ।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये भारतीय मूल के अजय बंगा जी जो हैं ये विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष जो हैं वो नियुक्त हो गए हैं। इसके पहले ये जो क्रेडिट कार्ड्स आपने देखे होंगे मास्टर कार्ड के, उनके ये मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रहेगा और विश्व बैंक के ये 14वें अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। इनको इस पद के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की साइड से नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। और ये क्या है, जो विश्व बैंक के अभी इसके पहले जो प्रमुख थे वो डेविड मालपास थे। डेविड मालपास के बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें केवल उम्मीदवार के रूप में अजय बंगा जी ही थे, कोई दूसरा उम्मीदवार इसमें था नहीं। तो आप समाव बोल सकते हैं कि इनका निर्विरोध चयन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 2016 में अजय बंगा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है भारतीय सरकार द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो है थोड़ी सी और डिटेल है कि विश्व बैंक समूह के जो अध्यक्ष होते हैं वो IBRD अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा ये अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के निदेशक मंडल के भी ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये इनके और जो है वो पोर्टफोलियोज हैं कि आप वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन नहीं होते हैं, उसके अलावा भी आप उनके साथ साथ और जो है एजेंसी है, संगठन है, उनके भी चेयरमैन हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूजीन मेयर जो है ये विश्व बैंक ग्रुप के पहले अध्यक्ष थे। कभी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व बैंक के जो है वो पहले अध्यक्ष कौन थे, यूजीन मेयर। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के जहाजों ने पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। यह किस देश में आयोजित हो रहा है? इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और सिंगापुर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये आयोजन जो है वो सिंगापुर में हुआ है। 2 मई से 8 मई तक के बीच में इसका आयोजन हुआ है और ये क्या है, इसका नाम है आसियान भारत समुद्री अभ्यास, AIME, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, इसने दिसंबर 1993 में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था। बाकी इस वर्ष की जो थीम है वो है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, अदर ऑल ह्यूमन राइट्स, ये इसका थीम रहा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये परीक्षा को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। वैसे क्वेश्चंस हैं जिनकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। प्रीवियस जो एग्जाम्स रहे हैं, प्रीवियस जो कमीशन का पैटर्न रहा है क्वेश्चंस लिखने का, उस तरह से इन क्वेश्चंस को जो है डिजाइन किया है। प्लस क्वेश्चन के अलावा जो और डिटेल रही है वो डिटेल भी इस तरह से इसमें इंक्लूड की गई है कि हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा जाके क्या है, इस तरह की डिटेल से भी कोई आपसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और इनको हम आपको इतने कम समय में इतना ज्यादा डेटा देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। इस टाइम जो है परीक्षा को करीब 1-1.5 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या है, क्विक रिवीजन इससे हो जाए। जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं तो वो जल्दी जल्दी पढ़ भी लें, ठीक है, उनके पास, ताकि इनको दोबारा तिबारा देखने का जो है वो टाइम रह सके, ठीक है। तो ये आप एकदम श्योर रहिए, ये कंटेंट जो है वो आपके फायदे के लिए बनाया हुआ है पूरी तरह से, कि आपको ज्यादा से ज्यादा इससे क्या मिले, हेल्प मिल सके, ठीक है। बाकी पीडीएफ अगर आपको इन कंटेंट की चाहिए हैं तो ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है GM डिंग लिरेन, GM या ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन, जिन्होंने 2023 फिडे विश्व चेस चैंपियनशिप जीतकर विश्व चैंपियन का खिताब जीता है, किस देश से संबंधित हैं? दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर और रूस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये वो डिंग लिरेन जो है ये चीन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ग्रैंड मास्टर इयान नेपोमनियाची को हराकर ये जो है वो टाइटल जीता हुआ है। और अब ये जो है वो क्या हुए हैं, ये आपके ग्रैंड मास्टर होने के बाद ये विश्व चैंपियनशिप चैंपियन जो है हो गए हैं। इसके पहले मैग्नस कार्लसन के पास ये जो है टाइटल था, अब इनके पास ये टाइटल ना होके अब ये जो है डिंग लिरेन जो है इनके पास के टाइटल है, ठीक है। इसके बाद 2013 के बाद पहली बार मशाल
17वें विश्व चैंपियन डिंग को दी गई है। ठीक है, 2013 के बाद ये चेंज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सर्वाधिक है? लोगों की इंटरनेट तक पहुंच जो है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन है बिहार, गोवा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। ये गोवा राज्य के लोगों के पास जो है वो इंटरनेट की सबसे अधिक पहुंच है। ये जो डेटा है, ये डेटा IAMAI और कंटार द्वारा जारी किए गए डेटा पर बेसिस है। और रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 52% भारतीय आबादी या 759 मिलियन लोगों को 2022 में महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट की सुविधा मिली है। हर महीने में मतलब 30 दिनों में एक बार एटलीस्ट इनको इंटरनेट चलाने को मिला है 52% भारतीयों को। इंटरनेट की पहुंच की अगर बात करी जाए तो बिहार में करीब 32% लोगों की जो है वो, बिहार की जो जनसंख्या है उसकी 32% जनता के पास जो है इंटरनेट तक पहुंच है, जबकि गोवा में ये 70% है। ठीक है, गोवा के 70% लोगों को के पास जो है वो इंटरनेट की सुविधा है, उनकी इंटरनेट तक पहुंच है। नेक्स्ट है जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं है? नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी और महसा अमीनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये महसा अमीनी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। एक्चुअल में महसा अमीनी की क्या है, हिरासत में मौत हो गई थी और उसके बाद यह ईरान में जो है एक नए तरह का सिलसिला शुरू हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, नीलोफर हमीदी जो है इन्होंने महसा अमीनी की हिरासत में मौत की खबर इन्होंने लोगों को दी थी। इसके बाद इलाहे मोहम्मदी हैं, इन्होंने अमीनी के अंतिम संस्कार के बारे में इन्होंने लिखा था, इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी। ठीक है, और नरगिस मोहम्मदी जो है ये ईरान की सबसे प्रमुख जो है वो कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनमें से ये सबसे प्रमुख हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ये जो पुरस्कार हैं इनका नाम है यूनेस्को गुलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ये जो है गुइलेर्मो कैनो के नाम पर इसका जो है वो नाम रखा गया है। उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल लिखी हुई है। इसके पहले आपको बता चुका हूं, 3 मई को 1997 से पुरस्कार प्रदान करता आ रहा है। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को जो है वो, सॉरी यूनेस्को यहाँ पे लिखा हुआ है, यूएन जो है इन पुरस्कारों को जो है वो प्रदान करता आ रहा है 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक, नेक्स्ट है मशीन्स कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन और ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी। सम्मेलन मशीन्स कैन सी 2023 सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, दुबई के म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में ये इसका आयोजन किया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य जो है दुनिया भर के विशेषज्ञों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और अगली सिलिकॉन वैली बनाने के यूएई के दृष्टिकोण में योगदान करने की क्षमता पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना था, एक स्टेज इनको प्रोवाइड करना ये लक्ष्य था। नेक्स्ट है 6 मई को 36 वर्षों की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त किए जाने वाले सेवा मुक्त किए जाने वाला देश का पहला उभयचर पोत, उभयचर को बोलते हैं एम्फीबियन, जो जल और थल दोनों में जा सकता है, उभयचर पोत है। ऑप्शन है INS ऐरावत, जलस्व, मगर और घड़ियाल। तो आंसर है INS मगर जो है वो देश का पहला एम्फीबियन है, उभयचर पोत है, जिसको अभी सेवा के बाद 6 मई को क्या किया है, दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि ने क्या किया है, डीकमीशन किया हुआ है। ठीक है, इसको 15 जुलाई 1987 को कमीशन किया था। और इसने, इसके जो प्रमुख अभियान है, पहला है श्रीलंका में जो है भारतीय शांति रक्षा बलों का समर्थन करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पवन, उसमें इसने योगदान दिया है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो 2020 में मालदीव की राजधानी से कोविड महामारी के बाद भारतीयों की निकासी की थी, तो उसमें भी इसने जो है वो कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 11 पायदान खिसक कर किस स्थान पर आ गया है? 160, 161, 162 और 163।
तो जो वर्ष 2023 का इंडेक्स है उसमें भारत की जो रैंकिंग रही है वो 161 रही है। ठीक है, भारत पहले था 150वें स्थान पर 2022 में। 2023 में 11 अंक और खिसक कर कितने पे आ गया है, 161वें स्थान पर आ गया है। जबकि 2021 में भारत की जो स्थिति थी, रैंकिंग थी, वो 142वीं थी। तो इसमें भारत की जो स्थिति है वो लगातार गिरती जा रही है, घटती जा रही है। हालांकि भारत जो है वो इन रिपोर्ट्स को क्या है, कभी भी मान्यता नहीं देता है, बिकॉज ये बोलते हैं कि इनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ डिजाइन किया जाता है, ताकि भारत की छवि को ये खराब कर सके। और टाइम टू टाइम इस तरह की चीजें भी देखने को आती हैं। और स्पेशली जो अभी यूएस में एक बैंक जो क्रैश हुआ है, जिसको बहुत स्टेबल और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस वाले बैंक का दर्जा कुछ दिनों पहले ही दिया गया था, और वो जो जब दिवालिया वो घोषित हुआ है, तो इन संभावना को और बल मिल गया है कि ये रिपोर्ट जो है ये पार्शियली डिजाइन की जाती हैं, ये इम्पार्शियली डिजाइन, जो इम्पार्शियली रिपोर्ट जो है वो नहीं आती हैं। इस तरह के आरोप भारत जो है वो लगातार रहा है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये 3 मई को जारी किया गया। वैश्विक मीडिया वॉचडॉग है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनके द्वारा जो है ये सूचकांक जारी किया गया है। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ये एक एनजीओ है, गैर लाभकारी और गैर सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 1985 में, और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, थोड़ी सी और डिटेल है इसमें। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क जो है वो सूचकांक में शीर्ष 3 स्थानों पर। वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया नीचे के 3 स्थानों पर रहे हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में किस देश की राष्ट्रीय परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये फ्रांस में जो है वो 14 जुलाई को परेड हुई उनको, जिसको बोलते हैं वॉस्टिल डे परेड। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए। इसके अलावा भारतीय सैन्य बलों के एक दस्ते ने भी इसमें भाग लिया है। और ये जो भागीदारी हुई है, ये भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये जो है कार्यक्रम हुआ है, जिसमें जो है मोदी जी ने भाग लिया हुआ है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर हैं काइलियन एम्बापे, लेब्रॉन जेम्स, लियोनस मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो वर्ष 2023 में फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में सबसे ऊपर हैं। जबकि दूसरे स्थान पर जो है वो लियोनस मेसी हैं, तीसरे स्थान पर काइलियन एम्बापे और चौथे स्थान पर लेब्रॉन जेम्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन सी, ये उत्तराखंड राज्य द्वारा जो है वो तीर्थ स्थानों पर और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता को बनाए रखने के लिए ये जो है ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। इसके तहत क्या है, गंगा के तटों पर गुंडागर्दी और नशा करने वाले लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। ये ऑपरेशन जो है वो 15 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ था। इसके तहत गंगा घाटों पर क्या है, पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। ये चर्चा में इसलिए भी आया है बिकॉज अभी हरिद्वार में और ऋषिकेश में क्या है, कई अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं। लोगों का व्यवहार जो है वो अभद्र रहा है, और वो जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। उस वजह से ये जो है ऑपरेशन जो है मर्यादा चर्चा में आया हुआ है, इसलिए इसको डिस्कस भी कर लिया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, ये चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का जो है इन्होंने उद्घाटन किया है। इसमें क्या है, कई सारी कलाकृतियां, सिमुलेटर्स भी हैं और इंटरेक्टिव बोर्ड्स भी हैं, इनका प्रदर्शन है। ठीक है, वायुसेना के संचालन में जो जो पहलू हैं उनको क्या है इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत में वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को भी इसमें प्रदर्शित किया है। इसके अलावा वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं की भी एक झलक जो है वो लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार
मिले हैं। अभी 2023 में ही जो है वो पहले जम्मू कश्मीर में मिले थे, अब इसके बाद दूसरे किसी राज्य में मिले हैं, उसका नाम आपको बताना है। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान और झारखंड। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये राजस्थान है। राजस्थान का जिला है नागौर। नागौर में पर्टिकुलर स्थान है डेगाना, यहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं, और माना जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में जो भंडार मिले हैं उससे भी ये काफी बड़ा है, और ये क्या कर सकता है, भारत की करीब 80% मांग को ये अकेला भंडार जो है वो पूरा कर सकता है। जो फरवरी 2023 में भंडार मिले थे जम्मू कश्मीर में, वो करीब 5.9 मिलियन टन का लिथियम भंडार था। थोड़ी सी डिटेल लिथियम के बारे में है। ये एक अलौह धातु है। उपयोग जो है वो मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और भारत जो है वो दुनिया के 47%, सॉरी भारत का बोल रहा हूँ, दुनिया के 47% लिथियम का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। और भारत जो है वो अभी पूरी तरह से जो है क्या करता है, बैटरी के लिए लिथियम का जो है इंपोर्ट करता है। तो अगर ये जो भंडार है यहाँ से लिथियम का एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो भारत की जो है वो आयात जो है काफी कम हो सकता है, और भारत अपने निकाले लिथियम पर क्या है, अपने नए डिवाइस बना सकता है जिनकी कीमत कम होगी। तो अल्टीमेटली जो फायदा मिलेगा वो आम जनता को मिलेगा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, इसरो, नीति आयोग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका सभी जवाब है, ये स्टार्ट कार्यक्रम जो है वो इसरो द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, ये स्टार्ट है, इसका जो है फुल फॉर्म है। इसके तहत क्या है, इसरो ने भौतिक विज्ञान या फिजिक्स और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट और अंतिम वर्ष के स्नातक, ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं लास्ट ईयर में जो है, उनके ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है इस स्टार्ट नाम से। ठीक है, इसके तहत खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, हेलियोफिजिक्स और सूर्य पृथ्वी संपर्क, इंस्ट्रूमेंटेशन और एरोनॉमी सहित अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न डोमेन इसमें शामिल किए जाएंगे। इनमें जो है लोगों को प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक है, इनको एक ओवरव्यू दिया जाएगा, जो प्रारंभिक स्तर है उसका जो है प्रशिक्षण ये है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। नेक्स्ट है, तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा, ऐसा निर्णय हुआ है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये तुंगनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी रुद्रप्रयाग जिले में करीब 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो आपको उत्तराखंड में पंच केदार मिलते हैं, उन पंच केदार मंदिरों में से एक है, और माना जाता है कि इन पंच केदार मंदिरों का जो निर्माण है वो पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए करवाया हुआ था। ठीक है, बाकी जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ये किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित करता है, और जनवरी 2023 तक भारत में करीब 3,695 स्मारक जो हैं वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए किस देश की एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? दो मिनिस्ट्रीज हैं, ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये जापान के साथ जो है वो इन दोनों मंत्रालयों ने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है, और एक एग्रीमेंट जो है प्रोजेक्ट स्मार्ट के तहत, इसका लक्ष्य जो है जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है उसके आसपास के क्षेत्रों को क्या करना है, विकसित करने के लिए जो है एग्रीमेंट हुआ है। इसमें मार्ग में जो 12 स्टेशन है, इनमें से 4 हाई स्पीड रेल स्टेशनों के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये है साबरमती, सूरत, विरार और ठाणे। इनके डेवलपमेंट के लिए ये जो है वो समझौता हुआ है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? केरल, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए जो है वो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला जो है वो पहला राज्य बन गया है देश का। ये हर एक बच्चे को एक यूनिक आईडी कार्ड इसमें बनाया जाएगा। ठीक है, ये बच्चे के माता पिता, स्कूल और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस हेल्थ कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है नगर विकास विभाग जो है
और लखनऊ स्मार्ट सिटी जो है इनके द्वारा मिलकर ये जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें बच्चों को 25,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जा रहा है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? राज्य सरकार, राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट। अनुसूचित जनजातियां या शेड्यूल ट्राइब्स, तो इसमें जो सूची है, जो इसमें बदलाव करने का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 342 एक जो है वो बोलता है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद तथा अनुच्छेद 342(2) के तहत संसद विधि बनाकर किसी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है। तो 342(1) के तहत राष्ट्रपति और 42(2) के तहत संसद को केवल ये इस लिस्ट में जो है वो चेंज करने की क्या है, पावर है। ठीक, ये चर्चा में इसलिए आया है बिकॉज अभी मणिपुर में जो है वो आंदोलन हुए थे, तो मणिपुर उच्च न्यायालय ने जो है वो राज्य सरकार को क्या बोला था कि मैतेई या मैतेई समुदाय जो है इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में क्या किया जाए, शामिल कर लिया जाए। ये मणिपुर उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, जिसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, काफी ज्यादा तनाव हुआ, काफी ज्यादा जो है अप्रिय घटनाएं हुई, कई लोगों की जान माल की हानि हुई है, इसके लिए ये चर्चा में रहा है। थोड़ी सी डिटेल मैतेई समुदाय के बारे में है। ये मणिपुर के प्रमुख जातीय समुदाय है और मणिपुर की जो आधिकारिक भाषा है मैतेई भाषा, इसका उपयोग करते हैं और भारत की जो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं उन भाषाओं में से भी ये एक है। ये मुख्य रूप से मणिपुर के इम्फाल घाटी क्षेत्र में जो है ये बने हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये लाइन जो है वो गलत लिखी है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये लाइन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। जो अगर आप पीडीएफ लेंगे ये हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू, तो उसमें ये लाइन जो है वो हम हटा देंगे। ठीक है, वहां पे आपको ये लाइन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जिसमें एक दुर्लभ मेलानिस्टिक प्रजाति का बाघ मृत पाया गया है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जहां पर मेलानिस्टिक प्रजाति के बाघ का शव मिला हुआ है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है या ऐसा टाइगर जो है रेजिडेंस है, प्लेस है, जहां पर मेलानिस्टिक बाघ जो है वो पाए जाते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी शरीर पर चौड़ी काली धारियां होती हैं। अन्य टाइगर्स बाघों की तुलना में इनकी धारियां जो है वो ज्यादा चौड़ी होती हैं और ये सामान्य बाघों की तुलना में मोटे होते हैं, ज्यादा हेल्दी होते हैं। ठीक है, रिजर्व ने पहली बार 2007 में मेलेनिस्टिक बाघों की उपस्थिति की सूचना दी हुई थी। ठीक है, और 2016 में जो जनगणना हुई थी उसमें 6 मेलानिस्टिक बाघ जो हैं वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। देख लीजिए, भारत में ही केवल पाया जाता है, दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता है और इसका सब मिला हुआ है, तो ये चिंताजनक विषय है। वैसे भी बाघ जो है वो इनकी संख्या काफी कम है देश में। नेक्स्ट, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? शेली एन फ्रेजर प्राइस, लियोनस मेसी, कार्लोस अल्कराज, कैथरीन ड्रेब्रूनर। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन बी, लियोनस मेसी जो है वो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का इन्होंने खिताब जीता है। इसके बाद क्या है, इनको लियोनस मेसी को पिछले साल फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत के लिए टीम ऑफ द ईयर के हिस्से के रूप में एक और पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, मेसी जो है वो पहले एथलीट हैं जिन्होंने एक ही वर्ष 2023 में व्यक्तिगत और टीम पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, इनको टीम की वजह से भी पुरस्कार मिला है और पर्सनली भी इसको पुरस्कार मिला हुआ है। जबकि शेली एन फ्रेजर प्राइज जो है ये जमैका की क्या है, धावक है, रनर है, इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज जो हैं इनको ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ये अर्जेंटीना की पुरुष फुटबॉल टीम को मिला हुआ है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी, ये है कैथरीन ड्रेब्यूनर। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल जो है वो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की, ये वार्षिक खेल पुरस्कार हैं। इनको लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है, तो इस वजह से ये पुरस्कार जो है वो
महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसमें जो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार थे वो हमने जो जो कैटेगरी में मिले हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, वो आप पीडीएफ के थ्रू आप हमसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है चलने के अधिकार, राइट टू वॉक। इसके पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एक, और राइट टू हेल्थ, ठीक है। अब आया है राइट टू वॉक को लागू करने वाला पहला राज्य बना है केरल, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये पंजाब जो है वो देश का पहला राज्य है जिसने राइट टू वॉक या चलने के अधिकार को क्या है, लागू करने की घोषणा की है। लागू क्यों किया है? क्योंकि पंजाब में जो है वो कुछ दिनों से क्या है, पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की मौत की संख्याओं में जो है वो लगातार वृद्धि हुई है, और इसके कारण ही सरकार ने ऐसा करने की घोषणा की है। इसके अलावा भविष्य में जो सड़कों के विस्तार होंगे और नई सड़कों के जो निर्माण होंगे उसमें फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान करना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना आप सड़कों का विस्तार या नई सड़कों का निर्माण आप पंजाब में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेना में किस रैंक और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए सामान्य वर्दी का निर्णय लिया गया है। मतलब एक यूनिफॉर्म जो है एक्चुअल में यूनिफॉर्म हो जाएगी, वो किसी के लिए डिफरेंट नहीं होगी। आपको बताना है किस रैंक से ऊपर, मेजर, ब्रिगेडियर, कैप्टन और कर्नल। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ब्रिगेडियर या उससे ऊपर के रैंक के जो सैन्य अधिकारी होंगे उनके लिए 1 अगस्त 2023 से जो है वो एक समान जो है उनकी वर्दी होगी। भले ही उनका मूल कैडर जो है वो अलग अलग हो, लेकिन उनकी वर्दी जो है वो समान होगी। आप उनकी वर्दी देख के डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये किस डिफरेंट कैडर से शामिल है। जबकि कर्नल और उससे नीचे के रैंक के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा पहने जाने वाली वर्दी में कोई बदलाव नहीं आया। ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के लिए ही ये आया हुआ है। नेक्स्ट है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया और लाओस। सही जवाब ऑप्शन सी। ये जो आसियान है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो शहर में इसका आयोजन हुआ है। आसियान जो है इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में, मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है, और जो इसके सदस्य देश हैं ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये इसके सदस्य। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेस, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और A&B दोनों, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस दोनों। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस, इन दोनों को जो है वो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसमें एसोसिएटेड प्रेस फॉर पब्लिक सर्विस को मारियुपोल के घिरे यूक्रेनी शहर के युद्धकालीन कवरेज के लिए पुरस्कार दिया गया है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बारे में अपनी कहानियों के लिए अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 दिया गया। ये दोनों की अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, बाकी ये पुलित्जर पुरस्कार हैं जो पहली बार 1917 में प्रदान किए गए थे। एक हंगरी अमेरिकी पत्रकार हैं जोसेफ पुलित्जर, इन्होंने इसकी जो है शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चेनमो किस राज्य में शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल और लद्दाख। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये मोनलम चेनमो जो उत्सव है, महोत्सव है, ये लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो है ये वार्षिक जो है 5 दिवसीय उत्सव है। ठीक है, तो ये लद्दाख का उत्सव हो गया। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने भारत में जूनोटिक रोग की रोकथाम करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? 80 मिलियन, 90 मिलियन, 85 मिलियन और 82 मिलियन। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी है। 82 मिलियन डॉलर की जो है अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है विश्व बैंक ने भारत में जूनोटिक रोगों को रोकने के लिए। ये जूनोटिक रोग जो हैं ये वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक जैसे हानिकारक कीटाणुओं के कारण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्राकृतिक परिस्थितियों में जानवरों से मनुष्य में संचारित हो सकते हैं। ठीक है, और जो कोविड-19 जो महामारी आई है उसके बाद तो क्या है, पशु रोग का प्रकोप वैश्विक चिंता के रूप में उभर कर सामने आया है और पूरा विश्व प्रयास कर रहा है
कि पशुओं में क्या किया जाए, रोकथाम की जाए रोगों की। ठीक है, बाकी भारत में क्या है, पशुओं की तो बहुत बड़ी आबादी है ही, इसलिए पशु रोग के प्रकोप का जो है वो भारत में खतरा भी बहुत ज्यादा है। उसी में ध्यान रखते हुए ये जो है वो लोन भारत को दिया गया है। नेक्स्ट है दिव्या सुब्बा राजू थॉडिगोल और सरबजोत सिंह की भारतीय जोड़ी ने आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य और कोई नहीं। तो ऑप्शन जो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये इन दोनों की जो जोड़ी है जिसमें एक नाम है दिव्या सुब्बा राजू थॉडिगोल और दूसरे हैं सरबजोत सिंह, इन्होंने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल, ये जो है इनकी कैटेगरी है, ठीक, 10 मीटर एयर पिस्टल इन्होंने मिक्स्ड टीम में जो है ये पुरस्कार जीता हुआ है, गोल्ड जीता हुआ है। ये जो प्रतियोगिता हुई ये बाकू अजरबैजान में 8 से 15 मई के बीच में हुई है। इसमें भारतीय जो जोड़ी है इन्होंने सर्बिया के जोरान अर्नोविक और दामिर मिकेक को हराकर ये जो है पुरस्कार जीता है। इसके अलावा हृदय हजारिका और नैन्सी ने पुरुषों और महिलाओं के एकल वर्गों में 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता हुआ है। ठीक है, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर भी हो गया। इसके अलावा रिदम सांगवान जो है इन्होंने कांस्य पदक के साथ प्रतियोगिता में देश के पदक का खाता खोला था। ठीक है, सबसे पहला पदक इस चैंपियनशिप में जो आया था वो रिदम सांगवान का आया था, इन्होंने ब्रॉन्ज लिया था। हृदय हजारिका नैन्सी ने जो है वो रजत लिए हैं। उसके बाद ये जोड़ी है इसने गोल्ड लिया है, और इसके पहले भी हम एक बता चुके हैं उसने भी इसमें गोल्ड लिया था। तो ये चैंपियनशिप जो है वो अल्टीमेटली भारत के लिए बहुत अच्छी निकली है। ठीक, तो ये जो सीरीज का हमारा चौथा वीडियो था इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियोस की टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए जनरल स्टडीज का भी जो है वो वीडियो जल्दी आने वाले हैं। वो भी जनरल स्टडीज के जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं जिनमें आप कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, उसकी सीरीज आने वाली है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ को टारगेट करके ही यूट्यूब को शॉर्ट वीडियोस भी जो हैं वो चैनल पर अपलोड करते जा रहे हैं लगातार। कई सारे वीडियोस हैं उनमें आपके 4-4 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं, वो आपके समहाउ क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।